फर्स्ट सेशन जब फिर स्टार्ट करने से पहले एमई है, एमई में फर्स्ट पार्ट को जो है मतलब भरते हैं उसको बताने के बाद, और जो है मतलब सेकेंड पार्ट को भरते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसकी जानकारी होती है किस जात का, किस धर्म का। धर्म के मामले में बहुत दिक्कत होती है कि अब वो कबीर पंथी है तो लिख दीजिए कबीर पंथी है, वो बौद्धिस्ट है, अपने हिसाब से वो मत कीजिए, क्योंकि यही सब चीजें होती है। उसको लगता है कि लोग जो है ये सब बातें भी पूछते हैं और इसको बताने से दिक्कत नहीं होती, तो इससे जो है मतलब एक अलग मनोवैज्ञानिक असर होता है। दूसरे जो सवाल है वो जो है सवाल जो है पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंसान के अच्छे रहने के लिए 5 जो है मतलब इंडिकेटर्स दिए। उस 5 इंडिकेटर से जुड़े हुए पहले सवाल हैं जो है मतलब कि आदमी का वेलबींग, दिमाग, इंसान का ठीक होना, मानसिक रूप से ठीक होना जो है वो ठीक है कि नहीं, उस चीजों को लेके। दूसरा जो है मतलब जो है उसके बाद उस गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिमोनियल थेरेपी जो है गुस्से को बाहर निकाल करके उसको रचनात्मक तरीके संघर्षों की तरफ ले जाने का काम है। ये नहीं कि गुस्से को ले जा करके आप हथियार उठा के इंकलाब जिंदाबाद, माओवाद जिंदाबाद करा रहे हैं, सड़क पे वो करा रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं, वो काम हमारा नहीं है। हमारा काम है इस टेस्टिमोनियल थेरेपी में कि ठीक है आपके साथ हुआ है, हम दुखी हैं, उसको जो है कानून की लड़ाई के साथ, चीजों के साथ ले जाना, संघर्ष के साथ ले जाना, व्यवस्था को जवाबदेह बनाना, और उसको जो है मतलब ये महसूस होना कि ये चीजें हो सकती हैं कि हम लोग हमारे सवाल को भी उठा सकते हैं उस पर चीजें। दूसरा है कि उसका पेन, क्योंकि दर्द होता है, जब आदमी दुखी होता है तो उसका सर दर्द होता है, अजीब अजीब किस्म के दर्द होते हैं, उसको भी चिन्हित करते हैं। इसके बाद पार्टिसिपेशन स्केल जो आईसीएफ पे आधारित है, जो मनोचिकित्सा का, मनोविज्ञान का जो है एक बड़ी साइंटिफिक इंडिकेटर है। और इस पार्टिसिपेशन स्केल से पहले हम लोगों ने आईसीएफ स्टार्ट किया था कि वो यहाँ फिट नहीं था, और बाद में पता चला कि बाबा आमटे साहब ने कुछ रोगियों के ऊपर इस पार्टिसिपेशन स्केल का बहुत इस्तेमाल किया है। तो हम लोगों ने इस पार्टिसिपेशन स्केल को इस्तेमाल किया और हमने देखा कि बाबा आमटे साहब ने जो भारत में जो इस्तेमाल किया वो हमारे लिए बड़ा प्रासंगिक है, तो इसलिए इसको ये रखा गया है। और इसके बाद जो है आप खुले सवाल पूछें, उसी तरह से जो है मतलब एक साथ बैठें, आई कांटेक्ट जो है मतलब हो। जब वो दुखी हो रहा तो उसके दुख में आप दुखी हो रहे हैं, जब वो खुश हो रहा है तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जरूरत पड़े तो उसको टच थेरेपी का बहुत जरूरत होता है, उसको स्पर्श देना बहुत जरूरी होता है। परंतु ये भी याद रखना है कि हम भारत में रहते हैं, ये जो है हमारे यहाँ जो है महिलाओं के प्रति अलग दृष्टिकोण है। तो अगर आप पुरुष हैं तो महिला के साथ जो है मतलब स्पर्श करने के पहले उस इलाके की संस्कृति को भी जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब आई कॉन्टेक्स्ट में आप इतना भी घूर के मत ताकने लगिए कि जो है मतलब वो महिला ही ऑकवर्ड महसूस करने लगे जो है, या उसको जो है घूर के जो बाबू साहब जैसे ताक रहे थे, जैसे जो है मतलब मैं अभी ताक रहा हूँ, हाँ, या जो है पुलिस वाला ताक रहा था, उस तरह मत ताकिए। उस आंखों में संवेदना होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए उसके प्रति। और ये नहीं कि वो दीनहीन है, उसके साथ बुरा हुआ है और वो भी एक इंसान है, ये चीज। और अब इन चीजों के साथ जब वो पूरी अपनी इमोशंस बताएगा तो भागेगा इधर से उधर, परंतु घटना को सिस्टमेटिक लाइए। जब वो पुलिस के पास जाने की कोशिश करेगा तो जो है उससे पूछिए कैसा था पुलिस, क्या थी पुलिस, उसको बैक फ्लैश होने लगेगा, डर लगने लगेगा। वो डरिए मत इस बात से, उसको और उसमें सहानुभूति की जरूरत है, उसको एम्पैथी की जरूरत है, वो एम्पैथी आप दीजिए। ये जो डर होता है उसकी आत्मा को मार डालता है। और ये पूरी जो टेस्टिमोनियल थेरेपी है, इस तरह की जो चीजें हैं, जो सहानुभूति है, एम्पैथी है, ये इन बातों के लिए कि किस तरह से उस आत्मा को, उस जो है उसके जो है मतलब इमोशंस को, उसकी मानवता को, उसकी इंसानियत को, उसके जज्बात को उसके अंदर फिर से वापस लाया जाए। और अगर आप ये देखेंगे कि और ये जब ये सेशन खत्म होता है और धीरे धीरे जब बातचीत होती है, पहला सेशन जब पूरा खत्म होता है तो उस आदमी को लगने लगता है कि अभी तो मुझे पुलिस नहीं मार रही थी, फिर मैं क्यों डर रहा था। इसका मतलब मुझे जो डर लगता है पुलिस को देख करके, या मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन आया इसलिए आया है कि मेरे साथ पुलिस की यातना दी गई है, या मुझे घर में हिंसा मिली है, या मेरे साथ जाति हिंसा की गई है, या मेरे साथ सांप्रदायिक हिंसा की गई है। और ये इससे ये भी होता है कि जब लोग पूरी कहानी कह चुके होते हैं तो उनका जो है घृणा भी कम होती है, क्योंकि घृणा ज्यादा होने से क्या होता है कि आप फिर से समाज में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो। मान लो कोई दंगे का शिकार है और जो है मतलब आप जो है दंगे का शिकार हुआ, उसको एक वो चीजें आई, आक्रोश आया, घृणा आया एक समुदाय के प्रति। अब जो है किसी राजनीतिक पार्टी ने जो सांप्रदायिक राजनीति करती है उसने जो है मतलब उसका इस्तेमाल कर लिया, या जो है पूरा का पूरा जो है पुलिस उत्पीड़न और उसके बारे में जिस तरह से माओवादी हथियारबंद लड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत टेस्टिमोनियल थेरेपी का है कि घृणा को
कैसे और डर को कैसे जो है सुरक्षित तरीके से निकाला जाए, उसको लगे कि कुछ लोग हैं जो इंसानियत के रूप में हमें सुन सकते हैं। फिर जब ये कहानी खत्म हो जाती है, कहानी लिखी जाती है आई फॉर्म में, मैं में, मेरा नाम ये है, और उसमें जो कहानी उस समय घटित हुई रहती है उसको जो है भूतकाल में, पास्ट टेंस में लिखते हैं। और उस समय जैसे वो कह रहा है कि जब मैं ये बता रहा था तो मुझे डर लग रहा था, मुझे जो है और गुस्सा आ रहा था, जब मेरे माँ के सामने, मेरी पत्नी के सामने जो है मतलब मेरे साथ अत्याचार किया गया, तो जो है मतलब लगा कि सब कुछ मेरा खो गया है, और आज भी बताते हुए मुझे शर्म आती है। ये जो है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में लिखना है। अब इसके बाद उस कहानी को लिखने के बाद अब आप सेकेंड सेशन में जाएंगे, दूसरा चरण। ये जो दूसरा चरण है, जो सेकेंड सेशन है, इसमें क्या होता है कि कहानी पढ़ के सुनाई जाती है, और उस कहानी को वो मानवाधिकार कार्यकर्ता, वो मनोवैज्ञानिक सहायता देने वाला कार्यकर्ता जो है, वो सामुदायिक कार्यकर्ता सुनाता है, और जो है पीड़ित जो है उसको सुनता है, और वो संपादक की तरह, एडिटर की तरह उसमें एडिट करता है, ये गलत है, ये ठीक है, ये सही था, ये अच्छा है, इसे। अब बताइए, वह पीड़ित जो महिला हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, या ऊंची जात में भी बेचारा पैदा हुआ है तो गरीब है, या राजनीतिक रूप से वो जो है मतलब अल्पसंख्यक है, दूसरे राजनीतिक दल के लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो पुलिस के पास गया तो उसने तो उसकी बात नहीं सुनी। कोई भी डर के मारे बात नहीं सुनता है, वकील भी कहता है अरे आप क्या पढ़ा रहे हो कानून में, चलिए हटिए, जो है। और इधर आजकल के स्वयं मानवाधिकार संगठन वाले अपना खाली फैक्ट फाइंडिंग बना करके अपना मामला फिट हो गया, जो है मतलब, और उसकी कोई पूरी वेदना, उसका कोई दर्द, उसका इमोशंस तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ये सब हंसेंगे, ये तो है ही। तो हमको यहाँ ऐसा है, उस कहावत, उस परंपरा के खिलाफ एक खड़ा करना है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो उसकी कहानी सुनता है। और अब इसको एडिट करना शुरू किया उसने, और आई फॉर्म। अब आप बताइए कि पहली बार वो अपनी कहानी किसी की जुबानी आई फॉर्म में सुनता है तो उसके ऊपर जो असर पड़ता है, जो उसकी इज्जत की राजनीति स्टार्ट होती है, जो डायनेमिक्स स्टार्ट होती है। अब इसके बाद जो है सेकेंड सेशन को जब एडिट करने के बाद तब डिस्कशन होता है। मेन डिस्कशन सेकेंड सेशन के बाद क्या है, देखेंगे कि जो क्वेश्चनायर में है कि उसका कहाँ पे तीसरा सेशन होना चाहिए, मतलब उसको टेस्टिमोनियल सेरेमनी कहाँ की जाए, जहाँ जो है उस अभी तक ये सब निजी चल रहा है, अब इसको सार्वजनिक बनाना है, तो उसको डिस्कशन करना होता है। तो कहता है कि नहीं, मैं डरा हुआ हूँ और मुझे मेरा टेस्टिमनी तो मुझे तो मतलब हमारी टेस्टिमनी आप जो है हमारे घर में ही दीजिए। वो सब समारोह कहाँ मनाना है, टेस्टिमनी देने का, वो सब चीजें तय होती है। फिर कानूनी सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस पे क्या पहल करनी है। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग में मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करता है, फैक्ट फाइंडिंग लेके आया, कार्यकर्ता राजी है या नहीं, पीड़ित आपने भेज दिया। यहाँ पीड़ित से पूछा जाता है कि हम इस पर शिकायत कर सकते हैं, तो उसको कानून भी बताया जाता है। अब जैसे गए मुशव्वर के पास, मुशव्वर को बंधुआ मजदूरी अधिनियम नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को घरेलू हिंसा बिल नहीं मालूम है। जैसे हमने कुछ मुशव्वर लोगों से 10 साल पहले जब काम कर रहे थे, हमने पूछा, कह भैया पुलिस वाले मार सकते हैं? कहा हाँ मार सकते हैं, जो है, क्योंकि उनको लगता है कि अपने बच्चे को हमने मार के अनुशासन पैदा किया है, हमको बाबू साहब ने मार के अनुशासन पैदा किया है, पंडित जी ने मार के अनुशासन पैदा किया, तो पुलिस को अनुशासन कर रहा है तो काहे नहीं मार सकता। तो कहा गलती क्या करता है, कहा इसलिए गलती करता है बहुत ज्यादा न मारा करे, जो है। तो ये उनको ये नहीं पता कि पुलिस मार ही नहीं सकती, तो वो कानून भी बताना है कार्यकर्ता को, वह जानकारी देनी है उनको, वो सब चीजें जो है सेकेंड सेशन में होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो विधि थी, ये तो विधि थी नैरेटिव ब्रीफ थेरेपी, जो पश्चिम दुनिया की लॉजिकल जो दुनिया है, जो विज्ञान के आधारित दुनिया है। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे एशिया में, अफ्रीका में, लातिन अमेरिका, जिसको तृतीय दुनिया कही जाती है, इस तृतीय दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक हीलिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा, मुस्लिम लोग भी पढ़ते हैं, हिंदू लोग भी पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी पढ़ते हैं ऐसे ऐसे माला, तो वो साइकोलॉजिकल हीलिंग है। वो ऐसे ऐसे बुद्धिस्ट लोग करते हुए जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल हीलिंग है। पूजा करना साइकोलॉजिकल हीलिंग है। सूफी गाने सुनना जो है वो भी मनोवैज्ञानिक हीलिंग है। इन सबका हीलिंग का असर है। और इसी तरह जो है हमारे यहाँ, हम तो रिलीजियस बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष संगठन है, परंतु जो लोग जिस रिलीजन के साथ हीलिंग ले रहे हैं उसको प्रमोट करना चाहिए कि वो और उसको भी दस्तावेजीकरण करना चाहिए। अब जैसे कजरी थी, कजरी एक तरफ तो महोत्सव था कि सावन आ गया,
चीजें आ गई, रतजग्गा होना है, मौसम आ गई, बुआई हो गई है, इसकी खुशी। दूसरी तरफ जो है महिलाएं ज्यादा कजरी करती थी। महिलाओं का क्या था कि घर से बाहर निकलना नहीं है, जाना नहीं है, पतियों के लात खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, अब यहाँ सखी सखी मिली और नाच रही हैं, गाना गा रही हैं, हटकोली हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल हीलिंग हो रही है। भाई जिस आप लतखोर सभ्यता में पैदा हुए हैं, लात मार खा खा के, मार खा खा के, पिता ने भी मार खा खा के, माँ ने भी आपको मारा, सब मार मार के आपको सिखाया, वहां भी एक हीलिंग का परंपरा है। लोग जो है तीर्थ यात्रा क्यों जाते थे, लोग मंदिर क्यों जाते हैं, लोग पूजा क्यों करते हैं, वो मोस्टली उसमें साइकोलॉजिकल हीलिंग है। अगर आप एक गरीब आदमी को अगर मारने लगे तो कहेगा अरे गुरुजी बड़ा अत्याचार करो, तो भगवान तो हार देखिए, उसको भगवान उसका एक सहारा होता है। तो इस सहारे को भी खत्म नहीं करना है व्यक्तिगत जीवन में। ऐसा नहीं है कि उनको हम जो है वो सहारे को, ठीक है, उसके साथ अगर वो जाता है, इस तरह की परंपराओं को और मजबूत करने की जरूरत है।